बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम इसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट भी है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल है पैराट्रूपर वाली, वो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इन तमाम की तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी है, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग इसके अंदर जो है तो आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और उम्मीद करूंगा कि मैं आसान से आसान तरीके से जो है तो आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल फॉलिंग थ्रू रेजिस्टिव मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, पहले इसको समझते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आपने पहले वो लेक्चर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने फ्लूइड फोर्स को डिस्कस किया था, जिसको ड्रैग फोर्स जो कि स्टोक्स लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया गया। तो वो हमने कैसे पढ़ा था? हमने कहा कि जब भी कोई सॉलिड किसी फ्लूइड में से पास करे, फ्लूइड से मुराद वो गैस भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है, ये दोनों फ्लो कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से पास करता है तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगती है जिसको हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि फॉल कर रहा है। तो जब फॉल कर रहा है तो किसी हाइट से कर रहा होगा तो एयर में फॉल कर रहा है। अब जब वो एयर में फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड उसके ऊपर वेट फोर्स एक्ट कर रहा है। ऐसा ही है। तो जब एक पॉइंट आएगा कि जिसमें ये ड्रैग फोर्स और वेट फोर्स जो है तो एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जीरो होने से मुराद के उसके अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही थी इनिशियली, अब वो जीरो हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो जब ये पॉइंट आ जाएगा जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे कि उसने एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ली। अब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है तो नीचे आ रहा है। अब वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। समझ आइए आपको? अब मैं एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कि किसी हाइट से एक बॉल को नीचे फेंक रहा है। ठीक है, ये बॉल है, इस बॉल को उसने नीचे फेंका। ठीक है, अच्छा, अब जब इनिशियली उसने बॉल को नीचे फेंका तो जब बॉल ने नीचे मूव करना शुरू किया, जैसे उसने ड्रॉप किया तो इस टाइम पे इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी, सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है, विच इज mg। ठीक है, इनिशियली इसके ऊपर ड्रैग फोर्स क्या है? वो जीरो है। ठीक हो गया? अब थोड़ा सा जैसे ये नीचे आया तो वेट फोर्स इसके ऊपर उतना ही है, mg ही है। ठीक है, बट आप देखें तो अब इसके ऊपर ड्रैग फोर्स थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ड्रैग फोर्स जो है तो वो जीरो नहीं है, अब वो किसके इक्वल है? 6 पाई ईटा आर वी। सही हो गया? अब देखें, मेरे पास ये ड्रैग फोर्स इनिशियली जीरो थी, अब बढ़ गई। क्यों बढ़ी? बढ़ने की वजह ये है कि मेरे पास देखिए तो 6 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ द बॉल भी चेंज नहीं हो रहा। तो मतलब मेरे पास एक ही चीज चेंज हो रही है, उस बॉल की वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा, तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा तो उसकी ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब नीचे जैसे ही वो थोड़ा सा और नीचे आएगा तो एक पॉइंट आएगा कि इसके ऊपर लगने वाला mg और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला ड्रैग फोर्स ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, मतलब fd विल बी इक्वल्स टू mg। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी अटेन करेगा, इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों, वो वेलोसिटी मेरे पास क्या कहलाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक हो गया? अब देखो, हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया कि द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी उसने अटेन की, एंड मेंटेन्ड, और उसको अब उसने मेंटेन भी रखना है, बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ रेजिस्टिव मीडियम। जब ये एक रेजिस्टिव मीडियम में क्या कर रहा होगा? फॉल कर रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे आके ना यहीं पे
स्टक हो जाएगा, नहीं, ये अब नीचे तो ये आ रहा है बट इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ रहा है उसी के साथ ही ये नीचे आता रहेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज कि अब उसका जो ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स है और जो वेट फोर्स है वो दोनों इक्वल है। और न्यूटन ने हमें क्या बताया कि हमारे पास एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है बच्चों जब नेट फोर्स हो, नेट फोर्स जब मौजूद हो तो तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब यहां पे देखो मेरे पास नेट फोर्स थी तो आप कहेंगे जी हाँ है, क्योंकि देखो यहाँ पे mg0 है, तो एफ नेट को मैं कैसे लिखूंगा? एफ नेट को मैं लिखूंगा mg माइनस ड्रैग फोर्स, ठीक है। ड्रैग फोर्स 0 है तो एफ नेट किसके इक्वल हो गई? mg के इक्वल हो गई, तो यहां पे भी नेट फोर्स है। सिंपल, अगर आप यहां पे बात करें तो यहां पे भी एफ नेट है, एफ नेट किसके इक्वल है? mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी। और यहां पे अब देखो तो इस पॉइंट के ऊपर अब नेट फोर्स जो है वो 0 है। क्यों 0 है? बिकॉज यहां पे देखो ड्रैग फोर्स इक्वल हो गई है mg के, ड्रैग फोर्स इक्वल हो गई है mg के। तो अगर मैं यहां से इसको उठा के उधर फेंक दूं तो 0 इक्वल्स टू mg माइनस एफ डी। अब यहां पे ड्रैग फोर्स क्यों 0, सॉरी नेट फोर्स क्यों 0 है? क्योंकि नेट फोर्स हमारे पास क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के दरमियान जब डिफरेंस पाया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट फोर्स कहते हैं। अब यहां पे देखो डिफरेंस पाया जा रहा था तो मतलब कि नेट फोर्स 0 नहीं थी, यहां पे भी डिफरेंस पाया जा रहा था, हमने तब भी कहा कि जी नेट फोर्स 0 नहीं है, बट यहां पे अब दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अब ये एक दूसरे के जो नेट फोर्स है, एक दूसरे का जो डिफरेंस है उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। जब 0 हो रहा है तो हमने कहा कि जी नेट फोर्स 0 हो गई। और जब हमारे पास नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो बच्चों याद रखना एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। नेट फोर्स जब 0 होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी। अब मैं ये चीजें रिलेट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली जो है तो अंडरस्टैंड आप लोग कर जाएं इसको। अब एक्सेलरेशन का 0 होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है वो 0 हो गया, और वेलोसिटी के अंदर चेंज 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को ही तो हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब टर्मिनल वेलोसिटी को न्यूमेरिकली हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं या इसके लिए डेरिवेशन हम कैसे करते हैं? तो हमने ये वाली कंडीशन ले ली कि हमारे पास जो है ड्रैग फोर्स जो है तो वो mg के इक्वल है, ठीक है। मतलब नेट फोर्स 0 है ना, या चले एफ नेट इक्वल्स टू mg माइनस क्या है जी? एफ ड्रैग, ठीक है। एफ नेट तो मतलब कि एम ए इक्वल्स टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी, और वी क्या कि हम टी लगा देंगे क्योंकि यहीं से हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी, ठीक है। अच्छा, अब टर्मिनल वेलोसिटी की बात हुई तो मतलब कि एक्सेलरेशन 0 हो गई है। यहां पे देखिए ना, ड्रैग नेट फोर्स 0 तो मतलब एक्सेलरेशन 0, तो m इंटू 0 इक्वल्स टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तो इसको उठा के चले मैं इसको पूरा स्टेप ही कर देता हूं, एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी और साथ में टी। अब इसको उठा के बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब ये जो हमारे पास टर्म है ना, इसको उठा के इक्वालिटी से इधर फेंक देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 6 पाई ईटा आर वी टी इक्वल्स टू एम जी, सही हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको मिटा दूं यहां से। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बच्चों कि यहां से हमने वी टी को फाइंड करना है, तो इन बाकी टर्म से लाके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा वी टी इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये बॉल की अगर हमने एग्जांपल ली, हमारे पास 6 पाई ईटा कांस्टेंट है,
रेडियस बॉल का वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, जी भी हमारे पास कांस्टेंट है। हम मास को जो है तो हम लोग चेंज कर देंगे इसको। यहाँ पे जो कि देखिए हमारे पास दो वेरिएबल है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जब दो वेरिएबल है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को रिप्लेस कर देंगे, एक को दूसरे की टर्म में। मतलब हम चाहते हैं कि इसके अंदर देखो मैं यहाँ पे रेडियस को भी चेंज कर सकता हूँ, रेडियस को चेंज करूंगा ऑब्वियसली साइज में चेंज आएगा, ठीक है। और साइज जो है तो वो हमारे पास ड्रैग फोर्स को इफेक्ट करती है। मैथ्स में चेंज करूंगा तब भी जो है तो हमारे पास चेंज आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाए, या तो वो इन टर्म ऑफ रेडियस आ जाए या वो इन टर्म ऑफ मैथ आ जाए, ठीक है। तो मैथ्स को रेडियस में कन्वर्ट करना वो हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। सही हो गया। अब हम लोग लिखते हैं जी, वी नो हमारे पास जो डेंसिटी होती है रो इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, ऐसा ही है। और अगर मैं यहां से मास की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब क्योंकि बॉल है और इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आपने बस ये वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैस इक्वल हो जाएगा 4/3 रो पाई आर क्यूब। सही हो गया। मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसकी जगह पे आप लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, फिर रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब बच्चों इसको मैं नाम देता हूं जी इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। जब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे जी वी टी इक्वल्स टू एम की जगह पे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब, और साथ में आ जाएगा जी। सही हो गया। और डिवीजन में 6/eta आर बी, 6/eta आर, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। यहां पे हो रहा है ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अच्छा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे आपने 36 नहीं समझ लेना। उसके बाद पाई जो है वो पाई के साथ कैंसिल हो रहा है, आर जो है तो इस क्यूब के साथ कैंसिल होकर इसको स्क्वायर बना रहा है। सही हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन को आ जाएगी कि जी वी टर्मिनल इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 2 आर स्क्वायर जी आ जाएगा, 2 आर का स्क्वायर और साथ में जी, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे एम के अंदर हमने रो भी लगाना था जो कि रो में नहीं लगा पाया, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रो भी है, रो पाई आर क्यूब है। तो हम लोग इसको कर देंगे 2 रो जी आर स्क्वायर, रो जी और साथ में आर स्क्वायर यहां से बच गया, कंफ्यूज नहीं होना, आर स्क्वायर यहां से बच गया, जी भी हमारे पास आ गया और रो भी बच गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और साथ में अब बाकी सारी चीजें कैंसिल हो गई, सिर्फ ये ईटा रह गया है तो हम लोग यहाँ पे ईटा लगा देंगे, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास फाइनल इक्वेशन है टू फाइंड दी टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, वो ये रहा। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक हो गया। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास दोबारा समझे कि क्या है, कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के अंदर फ्लो करता हुआ नीचे आएगा, तो जैसे वो नीचे आ रहा है तो वो एक पॉइंट आएगा कि जिसके ऊपर उसकी वेट फोर्स और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो उस पॉइंट के ऊपर उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो वो जिस वेलोसिटी के साथ अब मूव करेगा वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहीं पे आप एग्जांपल को डिस्कस करते हैं बच्चों पैराट्रूपर वाली, ठीक है। पैराट्रूपर के कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, ये थ्योरेटिकल सा टॉपिक है। पैराट्रूपर जंप, पैराट्रूपर जंप। अब पैराट्रूपर क्या करता है, जंप करता है जब, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास ये इस तरह प्लेन है, ठीक है, और यहां पे पैराट्रूपर खड़ा है।
ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, जंप कर दिया। अब ये पैराट्रूपर जैसे ही जंप करेगा तो ये इस फॉर्म में जो है तो इस तरह नीचे आ रहा होता है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक। अब ये पैराट्रूपर ना बचे, आपने एक कंसेप्ट याद रखना है कि ये दो टर्मिनल वेलोसिटीज को अटेन करेगा। कितनी टर्मिनल वेलोसिटीज को? टू टर्मिनल वेलोसिटीज को, टू वीटी टर्मिनल वेलोसिटीज को अटेन करेगा। टू कैसे? एक एक टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, जिसको हम क्या देंगे फर्स्ट, और दूसरी वाली को हम सेकंड क्या देंगे, ठीक है। अब ये बिफोर ओपनिंग पैराशूट, ठीक हो गया। मतलब कि फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी वो कब अटेन करेगा? जब उसने पैराशूट को ओपन नहीं किया। और सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी को वो कब अटेन करेगा? आफ्टर ओपनिंग पैराशूट। अब पैराशूट को ओपन करने के बाद जो वेलोसिटी को वो टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगा उसको हम लोग सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उसको ओपन करने से पहले जो वो टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करता है उसको बच्चों हम लोग फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब होता क्या है, अब देखिए बच्चों, अगर मैं फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी को आपके साथ एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो बच्चों, इस पैराट्रूपर ने जैसे जंप किया, अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये जिस प्लेन से जंप कर रहा है ये वहां से पैराशूट को ओपन करके ही जंप करता है, नहीं, ये डायरेक्टली जंप कर लेता है, पैराशूट को बैग के अंदर पैक करके इसने जंप कर दिया। अब जाहिर बात है, अब इसका जो एरिया है वो डिफरेंट है, हमारी ह्यूमन बॉडी का एरिया डिफरेंट होता है। तो अब ये जो है तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने से इसकी ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, जो कि अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। वेलोसिटी बढ़ने से इसकी ड्रैग फोर्स बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास ड्रैग फोर्स इक्वल होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब ड्रैग फोर्स बढ़ रही है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, नीचे आता जाएगा ये पैराट्रूपर। तो ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी अब जैसे ही ये 54 मीटर पर सेकंड को पहुंचेगा, इतनी वेलोसिटी के साथ जब ये नीचे आ रहा है तो ये क्या करेगा? टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेगा, ठीक है। अब वो इसकी कहलाएगी फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब जब ये इस वेलोसिटी को पहुंचेगा तो इसके ड्रैग फोर्स और इसका वेट फोर्स वो क्या है? वो इक्वल हो जाएगा। और जब वो इक्वल होगा तो अब ये इस वेलोसिटी को मेंटेन करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब ऑब्वियसली इस बात है कि अब इस वेलोसिटी के साथ अगर वो जमीन पे आके गिरा ना, लैंड किया, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाना है, ठीक है। जाहिर बात है ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे आके पैराशूट को एक ओपन कर देते हैं। अब जैसे वो पैराशूट को ओपन करते हैं तो पैराशूट का एरिया बढ़ ज्यादा होता है ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरह का एरिया होता है। अब इसके अंदर जो है तो एयर रेजिस्टेंस और भी फिल हो जाती है। अब जैसे इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस फिल होती है तो इट्स मीन कि इसकी ड्रैग फोर्स क्या हो गई है? बढ़ गई है, ठीक है। अब जो है तो एकदम से पैराशूट इस पे उस ह्यूमन जो जिससे जंप लगाई हुई है उसकी वेलोसिटी जो है तो वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जो बिकॉज उसका एरिया बढ़ गया ना, और यहाँ पे देखिए एरिया बढ़ने का मतलब है कि रेडियस बढ़ा दिया, और रेडियस और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है। अब आपने रेडियस बढ़ा दिया तो सीधा सीधा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही वेलोसिटी कम हुई तो क्या होगा? पैराट्रूपर की जो वेलोसिटी उसके जिस स्पीड के वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ रहा था अब वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होकर वो कहां तक पहुंचेगी? तो इसकी जो सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी होती है ना बच्चों, सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है 11 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। अब वो डायरेक्टली जो है तो 54 मीटर पर सेकंड से किधर चला जाता है? 11 मीटर पर सेकंड। अब वो इस वेलोसिटी के साथ जो है तो फिर वो पैराशूट ओपन होने के बाद नीचे आके लैंड करता है, ठीक है। अब आपकी बुक में ना इससे रिलेटेड एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। मैं वो ग्राफ भी आपको बना देता हूं। वो ग्राफ कुछ इस तरह से है कि हमारे पास उन्होंने वेलोसिटी के दरमियान और टाइम के दरमियान एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, इनिशियली जैसे ही पैराट्रूपर क्या करता है? मूव करना शुरू करता है, जंप करता है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। अब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई।
और थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसने क्या किया, पैराशूट को फिर ओपन किया तो ये वेलोसिटी नीचे आके फिर यहाँ पे फिर दोबारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, इनिशियली जैसे उसने जंप किया इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, मतलब कि वही वेलोसिटी जो हाथ की है। अभी जैसे जंप किया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ के कहां तक पहुंची, 54 मीटर पर सेकेंड पे। तो देखो वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे इस पॉइंट पे पहुंची विच इज 54 मीटर पर सेकेंड। अब ये 54 मीटर पर सेकेंड पे पहुंची तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो गई है विच इज फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पे इसने टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का कांस्टेंट हो जाना। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, आगे बढ़ रहा है। जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा इसने पैराशूट को ओपन कर दिया। पैराशूट को जैसे ओपन किया तो अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होके इस पॉइंट पे फिर इससे दोबारा जो है तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, और ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या है विच इज 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, तो ये ग्राफ आपकी बुक में इस तरह, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक हो गया, तो इस तरह फिर वो सेफली जो है तो पैराट्रूपर आके लैंड करता है। तो ये बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट था टर्मिनल वेलोसिटी का। उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है तो समझ आया होगा। मैंने बड़े ही आसान तरीके से सारी की सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर तो आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और फर्दर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।